हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है सेकंड चैप्टर बिजनेस की स्टडी? बिजनेस में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, खत्म होने वाला है। टेलर के आपको मैंने प्रिंसिपल्स भी समझा दिए थे। आज हम करने वाले हैं टेलर की टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने कुछ 8 टेक्निक्स बनाई हैं और कुछ प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको समझाए थे। अब इन्होंने जो टेक्निक्स बनाई ये भी इन्होंने वर्कर से रिलेटेड ही बनाई है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो सबसे पहले टेलर ने क्या कहा कि भाई हम जो फॉरमैन हैं उसके वर्क को बांट दो। फंक्शनल फॉरमैनशिप अभी सब समझाने वाली हूँ। फंक्शनल फॉरमैनशिप करने का बोला। उन्होंने कहा कि वर्कर्स के ऊपर जो सुपरवाइजर बैठता है तो एक सुपरवाइजर सबको कैसे मैनेज करेगा, तो कम से कम उन्होंने 2 डिपार्टमेंट बना दिए, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत उन्होंने 4 व्यक्तियों को बॉस बना के बैठा दिया। ऑपरेशनल के अंदर भी उन्होंने डिपार्टमेंट में 4 बॉस बनाकर बैठा दिए। इस तरह से वर्कर्स के ऊपर टोटल 8 बॉस बैठा दिए उन्होंने। फिर उन्होंने टाइम स्टडी बनाया, फैटिग स्टडी बनाया, मोशन स्टडी बनाया, स्टैंडर्डाइजेशन बनाया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क बनाया। सब चीजें उन्होंने, वही जो हमारे हेनरी फ्योल ने कहा था वही सब उसी से रिलेटेड है, बट इन्होंने नाम दे दिया है टेक्निक्स। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। First technique, functional foremanship. Foreman is the lowest ranking manager and the highest level worker. रैंक में तो सबसे कम आता है, सबसे नीचे, लेकिन काम सबसे बड़ा है किसका? फॉरमैन का। He represent the managerial figure with whom the workers are in face to face contact on a daily basis. वर्कर से रोज जो मिलता है वो कौन मिलता है? सुपरवाइजर। दोनों के चेहरे टकराते हैं, रोज मिलते हैं वर्कर से सुपरवाइजर। टेलर ने टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इनटू 2 डिपार्टमेंट्स। टेलर ने क्या कहा कि हम फैक्ट्री के वर्क को 2 भागों में बांट देते हैं, 2 डिपार्टमेंट में। फर्स्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकेंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक, तो सबसे पहले कितने डिपार्टमेंट बांटना है हमको? 2। जो फॉरमैन है उसके वर्क को हम अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटेंगे। सबसे पहले हमें 2 डिपार्टमेंट रखना है, फर्स्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकेंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसे ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। अब आप देखो, आपको एक चार्ट दिख रहा है, अच्छे से इस चार्ट को देखो। चार्ट में लिखा है कि सबसे पहले फैक्ट्री मैनेजर, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट या प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज मतलब जो डिपार्टमेंट प्लानिंग करेगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत 4 मेन बॉस होंगे। 4 व्यक्ति प्लानिंग डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। फर्स्ट रूट क्लर्क, सेकेंड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, थर्ड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड फोर्थ डिसिप्लिनियन, जिसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। प्रोडक्शन इंचार्ज ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, जहां पे प्रोडक्शन का सारा वर्क होता है उसे ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं हम। उसमें 4 व्यक्ति आएंगे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। अभी सबका मीनिंग बता रही हूं। सबसे पहले फैक्ट्री के मैनेजर जो है उसके अंतर्गत 2 डिपार्टमेंट होंगे, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट के अंदर 4 लोग होंगे जो वर्कर्स के काम को देखेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है, टेलर ये कह रहे हैं कि यदि हम वर्कर के ऊपर केवल एक सुपरवाइजर बैठा देंगे तो सारी क्वालिटीज एक सुपरवाइजर में नहीं होती है। कुछ क्वालिटीज किसी में होती है, कुछ क्वालिटीज किसी में, और एक व्यक्ति सब चीजों को देखेगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सारे काम अच्छे से होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम वर्क को अलग अलग डिवाइड कर दें। तो हमने टोटल कितने बॉस बनाए हैं? 8।
4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 हमने ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो पहला व्यक्ति होगा बॉस, जिसका नाम होगा रूट क्लर्क। दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। वर्कर्स को किसके बाद क्या काम करना है, रास्ता। रूट क्लर्क वर्कर्स के लिए रास्ता बनाता है। रूट क्लर्क ये फिक्स करता है कि वर्कर्स को इसके बाद क्या काम करना है, इसके बाद क्या काम करना है, इसके बाद क्या काम करना है। ठीक, तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप। सेकंड, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन एंड नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर। रूट, आपने रास्ता तय कर दिया, रास्ता तय करने के बाद आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि उनको कौन सा काम कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन। तो सेकंड जो हमारा व्यक्ति होगा जिसका काम है इंस्ट्रक्शन देना, काम करने के दौरान क्या क्या इंस्ट्रक्शन जरूरी है वो सारे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क फॉरमैन देगा। देखिए ये फॉरमैन ही हैं, हमने 4 फॉरमैन अलग अलग काम सौंप दिए हैं और उन चारों को हमने बॉस बना दिया, इंस्पेक्टर बना दिया है कि भाई आपको वर्कर्स का ये काम देखना है। नेक्स्ट, थर्ड, ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट। हमने एक प्लानिंग डिपार्टमेंट बैठा दिया है, 4 लोगों को बैठा दिया है उस डिपार्टमेंट में और कहा है कि आपको ये काम देखना है, किसका, वर्कर्स का, ताकि हमारी फर्म का गोल अचीव हो सके विद इन टाइम पीरियड, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन। थर्ड यही है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। ही ऑल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब। इस फॉरमैन का क्या काम है कि भाई टाइम, ये काम कब स्टार्ट होगा, कब कंप्लीट होगा, टाइम फिक्स करना कि आपको इतने समय में काम स्टार्ट करके कंप्लीट करके देना है, और जो भी काम हो रहा है या जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वो कमोडिटी प्रोड्यूस्ड हो रही है, उसका खर्चा कितना आ रहा है, पूरी कॉस्ट शीट मेंटेन करना। कॉस्ट शीट मतलब होता है बेटा हर एक काम को करने पर कितना खर्चा हो रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, कौन से काम में कितना खर्चा हो रहा है, ये कॉस्ट शीट तैयार करना। तो ये किसका काम हुआ, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। फोर्थ, डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करना। एक फॉरमैन का काम क्या है, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे, है ना। दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल, ये फॉरमैन का काम है जॉब के दौरान सिस्टमेटिक वे से काम हो, हर एक सामान प्रॉपर जगह पे रखा हो, वर्कर्स टाइम पर आए, टाइम पर जाएं, हर चीज डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग रखे, 4। पहले का काम रास्ता तय करना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप। दूसरे का काम इंस्ट्रक्शन देना, काम कैसे करना है। तीसरा, टाइम मेंशन करना कि किस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, ये डिसाइड करना, और कॉस्ट शीट तैयार करना। और फोर्थ, डिसिप्लिन मेंटेन करना। देखिए तो अब क्या हुआ, वर्कर्स के ऊपर हमने टोटल कितने लोग बिठा दिए, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में। अब आता है ऐसे ही दूसरा, इसके अंदर भी 4 आएंगे, अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट बोले या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोले, बात एक ही है। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जब प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो गया है तो वर्कर्स के ऊपर 4 बॉस कौन से होंगे। फर्स्ट, गैंग बॉस। ही अरेंज ऑल द मशीन्स, टूल्स and other resources required for performance of the job so that there is no delay. वर्कर्स को कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए काम के दौरान, कौन से टूल्स चाहिए, कौन से रिसोर्सेस चाहिए, मशीन चाहिए, सब उन्हें अरेंज करवा कर देना ताकि वर्कर्स काम में डिले नहीं हो। ये किसका काम है, गैंग बॉस। सेकेंड, स्पीड बॉस। These foremen assure timely completion of job. स्पीड से ही समझ में आ रहा है, इसका बॉस का काम सिर्फ ये है कि काम जल्दी कंप्लीट हो,
विद इन टाइम पीरियड में काम कंप्लीट हो, स्पीड मेंटेन करके रखना। थर्ड बॉस का काम रिपेयर बॉस। These boss ensure that machine and tools are kept in working conditions. सिर्फ सामान उपलब्ध करवाने से काम नहीं चलेगा, सामान को रिपेयर करना, हर एक इक्विपमेंट टूल काम करने की स्थिति में हो, ये देखना किसका काम है? रिपेयर बॉस का। इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ इंस्पेक्टर। These boss keeps a check on quality control of the output. जो प्रोडक्शन तैयार हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी को चेक करने का काम है इंस्पेक्टर का। अब आपने देखा कि यदि मैं एक फॉरमैन को रखूं तो वो रूट रास्ता बनाएगा, कि वो टाइम चेक करेगा, कि वो स्पीड मेंटेन करेगा, क्या वो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, क्या क्वालिटी कंट्रोल चेक करेगा, कितने काम है। इसलिए टेलर ने कहा कि वर्कर्स के ऊपर कम से कम 8 लोग होने चाहिए, और वो 8 लोगों में से 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में चले गए और 4 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में। मतलब पहले सोच ले क्या करना है, रास्ता, सामान, इंस्ट्रक्शन और डिसिप्लिन, ये सब, और उसके बाद स्पीड बनाना, सामान दिलवाना, रिपेयरिंग का काम, ये इंस्पेक्टर। तो इस तरह से 4 इधर और 4 इधर। तो ये फर्स्ट टेक्निक ही हुई। अभी याद सिर्फ इतना करना है कि फैक्ट्री मैनेजर के काम को हमने 2 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, अंडर प्लानिंग, अंडर ऑपरेशनल। 4 इधर आएंगे और 4 इधर, ठीक है। सेकेंड टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। Scientific management always emphasis on maintaining standard relating to every step of business operation. कहने का मतलब ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ये जोर देता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं बिजनेस का, या वर्कर्स जो भी काम करें, उनका एक स्टैंडर्ड डिसाइड हो कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, मतलब हर चीज का एक स्टैंडर्ड डिसाइड हो जाए। जैसे एक बिजनेस है तो भाई उसको ये भी तो सोचना पड़ता है कि यदि वो कोई चीज बना रहा है तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी साइज कैसी होगी। सपोज एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा कैफे है, कैफे मान लीजिए, या एक रेस्टोरेंट मान लीजिए। आप वहाँ पर साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन, थाली सिस्टम, आपने वहाँ पे 100 चीजें सोच ली कि हम 100 चीजें यहाँ पे रखेंगे। क्या आप वो 100 चीजों को वहां पर मेंटेन कर पाओगे? आप, कोई आ रहा है कस्टमर बोल रहा है डोसा दे दो, साउथ इंडियन, कोई आ रहा है महाराष्ट्रियन मांग रहा है, कोई थाली मांग रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी मेन्यू की लिस्ट इतनी है। अब आपने इतने सारी वेराइटीज ऑफ डिशेस रख ली, क्या आप सबका स्टॉक मेंटेन कर पा रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्या कहना पड़ेगा? सर अभी ये अवेलेबल नहीं है, सर अभी ये नहीं है। इससे आपकी गुडविल कम होती है। कहने का मतलब यह है कि FW टेलर ने कहा कि आपकी फर्म में आप जो काम करने वाले हो, तो आप अपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लो, उसका स्टैंडर्ड डिसाइड कर लो कि आप कितनी क्वालिटी के कितने प्रोडक्ट्स बनाओगे और उनकी साइज क्या है, उन कितनी यूनिट्स में बनाओगे, 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाले, 50 रुपए वाले, 100 रुपए वाले, कैसे पैकेट बनाओगे, कितनी वैरायटीज, ये सब पहले से डिसाइड कर लो। सही है ना? बहुत ज्यादा यदि आपने वहां पर प्रोडक्ट रख लिए तो आप उन सबका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो ये हुआ स्टैंडर्डाइजेशन। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क वही बात कर रहा है कि वर्क को अगर आप कम रखोगे प्रोडक्ट, तो आपका वर्क भी कम होगा, सिंप्लीफाई होगा, वर्कर्स को भी पता है कि क्या काम करना है, साइज, यही सब। देखिए यहां लिखा है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट is possible if standard is maintained right from selection of tool, equipment and machine to use। ये भी हमें देखना है कि जो हम आउटपुट करने वाले हैं उसके लिए कौन से टूल्स चाहिए, कौन से इक्विपमेंट चाहिए, कौन सी मशीन्स चाहिए, ये सब हमें पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड। सिर्फ क्वालिटी को नहीं ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी का हो, साथ ही साथ प्रोडक्ट की साइज, टाइप
वेट, मेजर, ये सब भी ध्यान रखना है। जो मैंने अभी आपको कहा, कितने प्रोडक्ट आप बनाएंगे, उनकी साइज क्या होगी, उनकी क्वालिटी क्या होगी, कितनी नंबर ऑफ यूनिट बनाएंगे, ये सब आपको पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए, स्टैंडर्ड डिसाइड कर देना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन डिसाइड हो गया। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में हम ये भी कह सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन एम्फेसिस ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप्स, जो मैंने आपको समझाया था। आप सोचें कि आप प्रोडक्ट में बहुत सारी वैरायटीज रख लें, आप खाने में 10 तरह की, आपका रेस्टोरेंट है, आप 10 या 15 20 चीजें रख लें, 50 चीजें रख लें, इतने सारे प्रोडक्ट्स को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट को कितने रखना चाहते हो, जितने आप मैनेज कर सको उतने प्रोडक्ट रखें ताकि आप उनका प्रोडक्शन कर पाएं। आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आप 4, 5, 8, 10, 15, 20 जितने आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं उतना रखें ताकि कस्टमर्स यदि आए वो खाना खाएं, जो भी मांगे आप उनको अवेलेबल करा सकें ताकि आपकी गुडविल अच्छी हो। सिंप्लीफिकेशन का मतलब सिर्फ ये है कि फर्म, फैक्ट्री जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको अपने प्रोडक्ट की डाइवर्सिटीज या जितने प्रोडक्ट वो मेंटेन कर सकते हैं उतने ही रखें। जरूरत से ज्यादा वो सोचे कि हम ये भी रख लें, ये भी रख लें, और फिर वो सबका प्रोडक्शन और सबकी क्वालिटी कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट बेटा, अगला आता है टेक्निक्स में मेथड स्टडी। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि वर्कर्स से उनका इफिशिएंटली और इफेक्टिवली यदि हमें काम करवाना है तो कैसे करवाएं। तो हमने पहले उनके ऊपर, वर्कर्स के ऊपर कुछ बॉस रख दिए, फिर हमने ये डिसाइड किया कि वर्क साइज, प्रोडक्ट, ये सब चीजें डिसाइड कर ली कि ऐसा बनेगा, इस क्वालिटी का बनेगा, इतना। फिर आती है बात मेथड कि वर्कर्स जब काम करते हैं तो एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हमें वर्कर्स से जो काम करवाना है वो बेस्ट तरीके से करवाना है। मतलब हमें कौन सी मेथड को अप्लाई करना है ये हमें पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हमें बेस्ट वे सिलेक्ट करके उस तरीके से वर्कर से काम करवाना है। इसे कहते हैं मेथड स्टडी। द मेथड स्टडी techniques of scientific management is conducted to find out the one best method or way of performing the job which keeps production cost minimum and makes maximum use of resources of the organization। हमें क्या करना चाहिए, हमें काम जो करवाना है उसके तरीके पहले खोजने चाहिए कि इस काम को करने के कितने तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों में से जो सबसे बेस्ट तरीका है उसको सिलेक्ट करके हमें वर्कर से वो काम करवाना चाहिए ताकि कॉस्ट कम आए और प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो तीसरी टेक्निक हुई मेथड स्टडी, बेस्ट तरीके से काम करवाना। अगला आता है बेटा मोशन स्टडी। अगर मैं इसे ना पढ़ते हुए पहले यदि आपको मैं बताऊं तो देखिए, हर काम को जब वर्कर करता है तो काम के दौरान वो बहुत सारी एक्टिविटीज भी करता है ना। तो उसके मोशन को ध्यान रखना कि काम के दौरान वर्कर्स क्या क्या मोशंस, कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, इसको कहते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सेटिंग, changing position which are undertaken while doing a particular job। जब वो मशीन पे काम करेगा तो किसी चीज को उठाना, किसी को रखना, किसी की सेटिंग, किसी की पोजीशन चेंज होना, ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि काम के दौरान वर्कर्स जो मूवमेंट कर रहा है वो करना जरूरी है या नहीं। ऐसा तो नहीं वो टाइम पास कर रहा हो, है ना। वर्कर्स पोजीशन चेंज करने में जहां पे 2 मिनट लगते हैं वो 10 मिनट लगा रहा हो, सेटिंग चेंज करने में जहां पे सिर्फ केवल 1 मिनट लगता है वो वहां पे 15 मिनट लगा रहा हो, तो वर्कर टाइम वेस्ट कर रहा है। तो टेलर ने क्या कहा कि वर्कर्स जब काम करता है
तो काम के दौरान वो कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, उसमें कितना टाइम लगा रहा है, उसके मूवमेंट, उसके मोशन पे ध्यान रखें। फिफ्थ, टाइम स्टडी। अब हमने काम के दौरान उसके मोशन पे ध्यान रख लिया ताकि उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हो, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, वेस्टफुल एक्टिविटीज ना हो, है ना। इसके लिए हम कैमरा भी लगा सकते हैं कि कैमरा लगा दिया जाए ताकि वर्कर्स की एक एक एक्टिविटी को देखा जा सके, उसके मोशन पर नजर रखी जा सके। अब आता है टाइम स्टडी। मतलब Taylor suggested that the time required to perform the job should not be decided by intuition, will and wish of manager। मतलब टेलर ने कहा कि मैनेजर अपनी सोच के हिसाब से टाइम डिसाइड कर दे कि इस काम को करने में इतना समय लगेगा तो आप इतने समय में कर दो। टाइम स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम साइंटिफिकली। कैसे? To conduct time study, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing the job with a stopwatch in hand and note down the average time taken by the worker in completion of job। टेलर ने कहा कि मैनेजर को अपने हिसाब से नहीं, अपनी सोच के हिसाब से नहीं, अपनी विश के हिसाब से टाइम नहीं डिसाइड करना है, साइंटिफिकली टाइम डिसाइड करना है। आप एक एवरेज जो वर्कर अच्छा हो उसको लो, उसको काम दो, घड़ी पास में रखो, देखो कि इसको काम कितने समय में ये कंप्लीट कर रहा है। आपने टाइम देख लिया कि मैंने इस वर्कर को काम दिया है और इसने 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया है, तो एक स्टैंडर्ड टाइम आप 10 मिनट, 12 मिनट फिर वर्कर्स को दे सकते हो कि आपको इतने समय में काम कंप्लीट करना है। एक और एग्जांपल, हमने कहा कि आपको 1 घंटे में 12th क्लास के एडमिशन के 6 क्वेश्चंस करने हैं, तो 1 घंटे में आपको मैंने 6 क्वेश्चंस दे दिए। गलत। क्या मैंने इसका स्टैंडर्ड डिसाइड किया? मुझे पहले किसी स्टूडेंट को देना था 6 क्वेश्चंस कि आप ये क्वेश्चंस करके देखो कितने समय में हो रहा है। जब स्टूडेंट करने बैठा तो वो एडमिशन के 6 क्वेश्चंस करने में उसे 1.5 से 2 घंटे लगे, तो मैंने आपको 1 घंटा ही दिया, तो गलत हो गया ना, आप नहीं कर पाए। कहने का मतलब यह है कि किसी भी वर्कर को आपको यदि टाइम देना है कि आपको इतने समय में काम कंप्लीट करना है, तो पहले वो देखो क्या वो इतने समय में काम कंप्लीट हो रहा है, पहले एनालिसिस कर लीजिए, हो रहा है, फिर टाइम दीजिए। ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो किस पर डिपेंड है? वर्कर्स काम बहुत मेहनत से इफिशिएंटली करें, जितना वो कर सकते हैं उससे ज्यादा करें, ताकि कम से कम खर्चे पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आए। टेलर अपना पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल टेक्निक्स बनाई है वो वर्कर्स को लेकर बनाई है। वर्कर्स क्या करना है, उनकी एक्टिविटी, उनकी मेथड, उनका टाइम सब फिक्स हो। इसी तरह से अगली स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट, फैटिग स्टडी। अगली स्टडी बोला है फैटिग स्टडी। अब देखिए, अभी तक टेलर कह रहे थे कि काम करवाना है, टाइम नोट कर लीजिए, वर्कर से टाइम पे काम करवाना है, टाइम नोट कर लीजिए, कैमरा लगा दीजिए, घड़ी लगाइए, समय पे आए, सब कुछ। अब टेलर कहते हैं कि काम के दौरान वर्कर्स को रेस्ट भी करवाना है। अगर कंटिन्यू 8 घंटे की जॉब करेगा तो वर्कर्स अपना पूरा परफेक्ट 100% नहीं दे पाएगा। मैं 4 घंटे तक बोलती ही जाऊं, आपको वीडियो 4 घंटे का बना दिया, आधे घंटे के बाद सब ऊपर से जाएगा। रेस्ट। टेलर भी कहते हैं काम के दौरान जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो थका हुआ महसूस कर रहा है तो उसे रेस्ट दीजिए। इसे कहा है फैटिग स्टडी। This technique of scientific management is conducted to find out the frequency of rest interval, the duration of rest interval and the number of rest interval। कितने रेस्ट होने चाहिए? 8 घंटे की यदि ड्यूटी होती है तो कम से कम 2 या 3 रेस्ट इंटरवल होने चाहिए। कितनी ड्यूरेशन के होने चाहिए, ये सब फिक्स कर लीजिए। यदि एक व्यक्ति वर्कर 8 से लेकर 5 बजे तक काम करता है, तो जब वो 8 बजे जाता है तो 10 बजे हो जाता है उसका टी टाइम।
5 मिनट टी ब्रेक होता है, 5 से 7 या 10 मिनट। 12 बजे से या 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटे का होता है लंच। फिर 3 से 4 के बीच में वापस होता है टी ब्रेक और 5 बजे होती है उसकी छुट्टी। देखा आप लोगों ने, हर 2 घंटे 2.5 घंटे के बीच में उसे ब्रेक मिल रहा है ताकि वर्कर थकावा महसूस ना करे और वो उसे इंटरवल मिलता रहेगा तो वो वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं करेगा और वो पूरी 100% अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करेगा। A person is bound to get tired when he is performing a job for long period of time. यदि लंबे समय तक वो काम करता रहेगा तो वो थकावा महसूस करता है। There is always need for rest interval. उसे क्या चाहिए? Rest. Taylor suggested that the time period and frequency of rest interval should not be decided by the wish and experience of manager, but to give a scientific approach, fatigue study must be conducted. वही बात की है, मैनेजर के हिसाब से, मैनेजर की सोच के हिसाब से, या मैनेजर ने कह दिया कि 8 घंटे में आधे घंटे का ब्रेक ले लेना, ऐसा नहीं। साइंटिफिकली हमें देखना है कि यदि वो कंटिन्यू 2 घंटे से काम कर रहा है तो उसे 5 मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए। मतलब फैटिग स्टडी का ध्यान रखना है, एक ड्यूरेशन के बाद उसे रेस्ट मिलना चाहिए, फिर काम, फिर रेस्ट, फिर काम, ताकि वो बिल्कुल टायर्डनेस महसूस नहीं करेगा, पूरे जोश के साथ वो काम करेगा, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा और कॉस्ट कम से कम आएगी। तो ये थी हमारी फैटिग स्टडी। नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। टेलर ने कहा कि वर्कर्स को जो मजदूरी मिलती है तो उनका एक स्टैंडर्ड डिसाइड हो कि उन्हें इतना काम करना था, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट, और जिन वर्कर्स ने उस आउटपुट के बराबर या उससे ज्यादा यदि काम करके दिया तो हमें उन्हें अच्छी सैलरी देनी है, अच्छी मजदूरी देनी है, और जिन्होंने उससे कम काम करके दिया तो हमें उन्हें कम पैसा देना है। मतलब जो इफिशिएंटली काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा पैसा, और जिन्होंने इफिशिएंटली काम नहीं किया है तो उन्हें पैसा कम, ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक वर्कर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए इफिशिएंटली काम करे। The scientific technique of differential piece rate system emphasis on paying different rate of wage for efficient and inefficient employees. जो अच्छा व्यक्ति है, काम सही तरीके से कर रहा है, उसे अच्छी मजदूरी मिले, जो नहीं कर रहा है उसे कम मजदूरी मिले। ऐसा नहीं कि सारे वर्कर्स को एक ही रेट से पैसा मिले। अगर सारे रेट मतलब वर्कर्स को हम सेम मजदूरी देंगे तो जो अच्छा काम कर रहा है वो डीमोटिवेट हो जाएगा, उसे लगेगा यार मेरा इतनी मेहनत करने का क्या मतलब, उसको भी इतना पैसा मिल रहा है, मुझे भी इतना, मैं भी काम चोरी करता हूं। इसलिए टेलर ने कहा कि द वर्कर्स हु प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड टारगेट मस्ट बी पेड विथ अ हायर रेट ऑफ वेज। जिसने स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा काम करके दिया उसे हाई रेट से वेजेस मिले, एंड दोज हु आर प्रोड्यूसिंग लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट मस्ट बी पेड विथ अ रेट लेस देन स्टैंडर्ड रेट। जो डिसाइड हुआ था कि आपको इतना पैसा मिलेगा बट आपने काम नहीं किया तो उससे भी पैसा कम होकर आपको मिलेगा। हर एक व्यक्ति को उसके काम के अकॉर्डिंग पैसा मिले, ठीक है, ये इन्होंने अपनी टेक्निक्स में कहा। एंड लास्ट टेक्निक, कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। टेलर सेड दैट जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन worker feel that management exploit them, overburdens them with excess work and pays them less. हर एक स्टूडेंट सोचता है कि टीचर हम पर ज्यादती करते हैं, हम इतना सारा होमवर्क दे दिया, एक ही दिन का टाइम दिया, होता है ना। वैसे ही वर्कर्स को ही लगता है हमेशा कि मैनेजमेंट उनका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उन्हें पैसा कम दे रहे हैं, उनसे काम ज्यादा करवा रहे हैं। इसी की तरह मैनेजमेंट को भी लगता है, टीचर को भी लगता है कि स्टूडेंट मक्कारी कर रहा है,
कर सकता है पर कर नहीं रहा है। On the other hand, management feel that worker always grumble, they follow go slow policy, damage and the equipment and work carelessly. चला रहा है, झूठ बोल रहा है, पॉलिसीज धीरे काम कर रहा है, केयरलेसली काम कर रहा है, मशीनें खराब कर रहा है, इक्विपमेंट का ध्यान नहीं रख रहा है। दोनों के अपने अपनी सोच है, दोनों का अपना अपना नजरिया है। मैनेजमेंट सोचता है वर्कर ढीले हैं, वर्कर सोचते हैं मैनेजमेंट पैसा कम दे रहा है। इससे दोनों के मन में अशांति रहती है। टेलर ने कहा, both the group suspect each other in the technique of mental revaluation. Taylor stressed that there is need to change the attitude of both the groups drastically. दोनों यदि अपनी अपनी सोच में परिवर्तन ले आए, दोनों का लुक जो है आप एक दूसरे को देखने का वो सही हो जाए, वो दोनों मिलकर यदि काम करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा चेंजेस आएगा। He referred to change as revolution of mind to develop positive thinking and feeling of cooperation for each other. दोनों को एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोच लानी चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, तभी फर्म में शांति रहेगी और मानसिक क्रांति नहीं होगी, तभी दोनों एक दूसरे के लिए बेटर सोचेंगे। तो देखा आपने क्या कि टेलर चाहते हैं कि वर्कर्स के ऊपर स्टार्टिंग से वर्कर्स के ऊपर बॉस हो, वर्कर्स का जो काम है वो फिक्स्ड हो, उनका टाइम डिसाइड हो, उनका मोशन डिसाइड हो, उनकी मेथड डिसाइड हो कि उन्हें क्या काम करना है, किस मेथड से, उन्हें रेस्ट मिलना चाहिए, उनका काम के अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलना चाहिए, और वर्कर्स की और मैनेजमेंट की दोनों की सोच पॉजिटिव होना चाहिए। ये थी टेक्निक्स। तो हमने टेलर की टेक्निक्स भी पढ़ ली और टेलर के प्रिंसिपल इससे पहले वाले वीडियो में। अब आपके पास पूरे चैप्टर के वीडियोस हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेलर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आप लोगों को टेलर के प्रिंसिपल और टेक्निक्स सबसे पहले याद करनी है। आपके पास पूरा दिन है आज। कल आप लोगों को या परसों एमसीक्यूज का वीडियो मिलेगा, फिर आप अपना फिर से टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि कितने सही हुए। ठीक है, और पूरे चैप्टर्स के वीडियोस भी देखने हैं। क्यों? क्योंकि केस स्टडी नेक्स्ट उसके बाद जो वीडियो मिलने वाला है उसमें केस स्टडी पूरे चैप्टर की हम करेंगे। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नए व्यूवर्स कभी भी केस स्टडीज या एमसीक्यूज को देखें तो पहले वो पुराने वीडियोस देखें जिनमें हमने समझाया है। उनको समझने के बाद यदि आप केस स्टडीज और एमसीक्यूज देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और यदि आप लोगों को अब थर्ड चैप्टर पढ़ना है तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को यदि नए हो तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए कि हाँ आप नेक्स्ट चैप्टर लेकर आइए, तो फिर हम बिजनेस का करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी नेशनल इनकम पढ़ाना है, बहुत जल्दी नेशनल इनकम भी मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।